हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम धमाल मचाने वाले हैं 40 क्वेश्चंस का। जी हाँ, ये 40 क्वेश्चन बहुत ही छांट करके आपके लिए मैं लेकर आया हूं और ये आपके 10th बोर्ड के जो फाइनल एग्जाम है जैक बोर्ड का, इसमें बहुत ही संभावना है कि ये आने वाला है। ठीक है, क्योंकि सेट के द्वारा और इधर से जो भी है आपका सारा चीज रिसर्च करके मैं 40 क्वेश्चन का एक सीरीज बनाया हूं। ठीक है, ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार पढ़ करके जरूर जाएं क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस लड़ने वाले हैं। ठीक है, आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लें और जल्दी जल्दी से इसे समझ लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ज्यादा लंबा नहीं वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से इसे हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, आप इसे एक बार जरूर देख के जाए क्योंकि पता नहीं कौन सवाल कहां से आपका पूछ दे। ठीक है, तो मैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का सीरीज बना करके लाया हूं। ये 40 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। देखिए, कोई भी चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो गतिशील कण होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है वो तो परमाणु के नाभिक के अंदर होता है। ठीक है, आयन तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इसलिए जो गतिशील कण होते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, देखिए आंसर डी यहाँ दिया हुआ है। चलिए फटाफट से समझते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? तो ये होता है आपका आवेश का। ठीक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? आवेश का। देखिए आंसर यहाँ दिया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड आपका वाट के मात्रक के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर भी यहाँ दिया हुआ है ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है? बच्चा लोग ही जानता है ये। ठीक है, एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो बच्चा जानता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण की। ठीक है, किसकी? अवतल दर्पण की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या है? तो f बराबर होता है r/2, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो r को जब दो भाग में बांट देते हैं यानी f = r/2। चलिए देखिए आगे क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है कितना? 25 सेंटीमीटर। देखिए आगे है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम मुड़ता है या झुकता है? ठीक है, तो कौन सा है ये? ये है आपका रेड, यानी लाल कलर सबसे कम होता है आपका, डिफ्लेक्ट कम होता है ये। ठीक है, ये बहुत कम फैलता भी है और बहुत कम ही डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है? मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, कैसी होती है? मानव आंख कैसा बनाता है? ये बनाता है आपका वास्तविक और उल्टा बनाता है। ठीक है, वास्तविक बनाएगा और उल्टा बनाएगा। ठीक है, पहले इस सभी क्वेश्चन को आपने जरूर किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए ये बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से? तो अवतल दर्पण में ही सबसे बड़ा बनता है। ठीक है, समतल में तो आपका नॉर्मल बनेगा, उत्तल में छोटा बनता है और इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत है, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है सी में अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? कौन है? तो होता है गैल्वेनोमीटर, क्योंकि अगर गैल्वेनोमीटर के आसपास जरा सा भी करंट आएगा तो आपको बता देगा, क्योंकि उसका जो सुई होता है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो करंट की स्थिति या विद्युत धारा की उपस्थिति तुरंत बता देता है कौन? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और आ रहा है तो जल्दी जल्दी से कमेंट करें कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है सर। ठीक है, और अगर आपको और भी इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट करें कि सर एक सेट और बना करके दे, हमारे एग्जाम अच्छे जाएंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम बेस्ट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो कौन किए थे ये किए थे मैक्सवेल ने। ठीक है, किसने? मैक्सवेल ने। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम यानी राइट हैंड
थम्स रूल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस है उत्तरदायी? तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शायद पीछे भी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका आ गया आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये होता है आपका उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया? उपचयन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। कैसे अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी, यानी कि यहां से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, काली चूना पर जब जल डालिएगा आप तो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है कॉपर, Hg, Ag, Au। तो इसमें से आपका हो जाएगा Cu, यानी कि कॉपर। कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है सही। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चूना जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए चूना जल बोल रहा है ना, यानी कि उसमें हाइड्रोक्साइड मिल गया है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा आपका आंसर, CaOH। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, उसका पीएच मान होगा। कोई विलयन है जो कि लाल लिटमस को यानी कि रेड को ब्लू कर रहा है। ठीक है, तो रेड को ब्लू कौन करता है? क्षारक करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए 11 क्षारक में आ गया, 10 भी क्षारक में आ गया क्योंकि 7 से ये ऊपर है, 5 ये तो एसिड में आ गया। तो देखिए डी आंसर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, 11 और 10 दोनों हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में, यानी यहाँ क्या पूछ रहा है? अल्केन नहीं पूछ रहा है, एल्कीन नहीं पूछ रहा है, एल्काइन पूछ रहा है। ठीक है, तो उसमें 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 बॉन्ड होते हैं उसमें। ठीक, देखिए आंसर यहाँ दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? बच्चे लोग आप इसे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इसका क्या होगा? A, C6H12 और O6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, साबुन। ठीक है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। और क्या कहते हैं? कुछ नहीं, एल्डिहाइड, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो बच्चों घटती है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इस तरह से ये घटता है। ठीक है, और ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो ये क्या होगा? घटेगा। और अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु साइज क्या होगा, या परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। ठीक है, अधातु गुण के अनुसार। ठीक है, तो देखिए यहां क्या है? Li से लिथियम है, O से ऑक्सीजन, C से कार्बन, B से बेरिलियम, F से फ्लोरीन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आवर्त सारणी होती है उसमें S ब्लॉक में आपका धातु होता है, P ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों होते हैं, और D ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ धातु होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है? Li ये आपका है S ग्रुप का एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3rd नंबर पे है, तो सबसे पहले ये होगा। उसके बाद लिथियम के बाद हो जाएगा बेरिलियम, Be। ठीक है, बेरिलियम के बाद हो जाएगा आपका कार्बन, क्योंकि 6 नंबर पे है। उसके बाद हो जाएगा कार्बन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हो जाएगा फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, आप इसे ध्यान से रखिएगा याद। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? ये धातु है? नहीं। अधातु है? ये भी नहीं है। ये है आपका उपधातु। ठीक है, उपधातु है सिलिकॉन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक कौन सा तत्व है? तो कार्बन नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, सोडियम है आपका। ठीक है, विद्युत धनात्मक। ये जब इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? विद्युत धनात्मक। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, किसमें? उत्तराखंड में। देखिए बी सही है आंसर। चलिए आगे देखते हैं, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, तो कैसे बीज होते हैं? अंकुरित बीज को इस्तेमाल करते हैं श्वसन के अध्ययन के लिए। ठीक है, अंकुरित बीज को। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानव वृक्क जो होता है वो आपका उत्सर्जन प्रणाली का होता है। ठीक है, यानी यहां से आपका जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, लिक्विड पदार्थ, वो वहां से निकलते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन पदार्थ जो भी है आपका उत्सर्जन में, वो आपका मानव वृक्क है। ठीक है, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? उत्सर्जन प्रणाली का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है या जिम्मेदार है? ठीक है, तो किसके? जाइलम करता है आपका जल का परिवहन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, पानी। पानी आपका जल है। ठीक है, जल मिनरल्स का जो परिवहन होता है वो कौन करता है? जाइलम करता है। अब फूड का परिवहन फ्लोएम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सभी तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है श्वसन के दौरान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? जो फल होते हैं वो पकते हैं, तो उसको यहाँ पे जो कुछ केमिकल्स दिए हुए हैं, इनमें से किसका इस्तेमाल करके फलों को पकने से बचाते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं? तो होता है इथिलीन। क्या होता है? इथिलीन। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी सही है। चलिए, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है? वो होता है आपका डेंड्राइट। ठीक है, क्या होता है? डेंड्राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन है, तो याद रखिएगा इसको, एड्रिनोलिन, ये हार्मोन आपका है, आपातकाल का हार्मोन है। ठीक है, चलिए आगे को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो यहां पे हो जाएगा इसका आंसर चबाना, यानी कि डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है या कितनी है? ठीक है, तो 270 दिन होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, 270 दिन। चलिए ये आपका इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ठीक है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो आपको ये डेट याद रखना है। ठीक है, 1985 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मैंने इसे अच्छे से डील कर दिया है, अच्छे से समझा भी दिया है, तो आप इसे अच्छे से तैयारी करके जाए और सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाए और अपने से भी खुद तैयारी करें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को आप देख ले अच्छे से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे रिसर्च करके बनाए हुए हैं। ठीक है, आप इसकी तैयारी अच्छे से कर ले और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए। और आपको अगर साइंस में कहीं से दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके लिए इसके सोल्यूशन जरूर लाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करें और बेस्ट ऑफ लक आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, साइंस के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।